बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनमें है टेलीस्कोप, द ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बच्चों, आपने टॉपिक्स को गौर से सुना है और साथ साथ आपके पास बुक भी खुली होनी चाहिए ताकि आप इन्हीं टॉपिक्स को बुक से भी देखते रहें। ठीक है कि बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेलीस्कोप क्या होती है और इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका यूज़, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है कि अब तक माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, a telescope uses two converging lenses is called refracting telescope। बच्चों, वैसे तो इसमें लेंसेज मिरर दोनों यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसी टेलीस्कोप जिसमें दो हम कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ करेंगे उसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन को यूज़ करेगी। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस forms an real image of the distant object while an eyepiece forms a virtual image that is viewed by the eye। बच्चों, यहाँ पर अगर हम डायग्राम में भी देखें तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन की जा रही है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये यहाँ पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट, वैसे तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा इसलिए उन्होंने रेज को तकरीबन पैरा रखा हुआ है, उसका एक इमेज बनाया यहाँ पर। ठीक है, फोकल पॉइंट ऑफ आई। ओके, इस इमेज को अगर हम देखें तो ये वाला लेंस दोबारा क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लेगा। ठीक है, यहाँ जो इमेज बना हुआ है ये इस लेंस के जरिए बना है और इस इमेज को इस जो आई पीस वाले लेंस ने दोबारा मैग्नीफाई करके ये वाला इमेज बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब कितना मैग्नीफाई होकर हमें मिला है ये वाला इमेज। ये सिंगल लेंस ने हमें ऐसा इमेज दिया था और इस इमेज को जो दूसरे लेंस ने मैग्नीफाई करके हमारी आई के लिए एक इमेज बनाया। ठीक है, बाकी फोकल पॉइंट ऑफ आई वगैरह ये मैं आपको बता देता हूँ। फोकल पॉइंट ऑफ आई यहाँ पर है, तो पहले वाला इमेज आई के फोकल पॉइंट के अंदर बना है। ठीक है, और फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर हमारा ऑब्जेक्टिव वाला इमेज बना है। ठीक है, अब आपने इस सारे डायग्राम को इस तरह समझना है कि अगर आपको ये बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना सकें। ठीक है बच्चों, ये टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो फिर आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम बनाना होगी। मैं आपको इसके लिए फर्दर पॉइंट्स बता देता हूँ। अब इसकी हम वर्किंग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। इन अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस अ रियल इमेज I1 इज फॉर्म्ड एट द फोकस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा हमने, उसके लिए टेलीस्कोप के लिए I1 बना यहाँ पर। ठीक है, और इस I1 को हमने यूज करना है दूसरे हमारे लेंस के लिए। ठीक है, मैं इस डायग्राम को आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में पैरेलल रेज आई, उन्होंने I1 बनाया। ठीक है, फोकस जो है आईपीएस के फोकस के अंदर, ये आईपीएस का फोकस यहाँ तक है, वहाँ उसके अंदर इमेज 1 बन रहा है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखते हैं कि वो क्या बता रहा है। एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ थी उसके अंदर इमेज 1 बना। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीएस, और यही इमेज जो है ये वाला I1 आईपीएस के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि आईपीएस तो इस इमेज को देख रहा है ना, वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा। बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज किया है। उसके बाद बच्चों हमें बताया गया है कि अ लार्ज वर्चुअल इमेज I2 ऑफ I1 इज फॉर्म्ड बाय द आईपीस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखें बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था। अब इसके जरिए बनने वाले इमेज I1 आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के बाद I2 बना है। ठीक है, ऑब्जर्वर ने जो आईपीस यूज किया है उस आईपीस के लिए I2 फाइनल इमेज है जो कि मैग्नीफाइड है।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने दो लेंस को यूज करते हुए दूर के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख लिया। ठीक है। दिस वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा एट आई पीस। ये देखें बच्चों, ये थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला वर्चुअल इमेज जो है ये बना रहा है आई पीस के साथ एंगल थीटा। ओके। और ये जो रेज हैं ये इस इमेज से हमारी आई तक पहुंच रही हैं इस लेंस में से चेंज होने के बाद। तो बच्चों उम्मीद है आपको टेलीस्कोप की समझ आ चुकी होगी। अब जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखेंगे तो इसमें डायग्राम बनाना जरूरी होगा। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसकी वर्किंग। अब हम यहीं से इसकी मैग्निफिकेशन की हेडिंग जो है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम गिवन बाय m इज इक्वल टू f ओवर एफ ई। ठीक है बच्चों, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो डेरिवेशंस हैं इन फार्मूले की ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपने बस इनको एज इट इज़ तैयार कर लेना है इन फार्मूलाज को। ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए एक छोटी सी चेंजिंग कर रहा हूँ कि ये एफ ओ ओवर एफ ई है, ना कि अकेला एफ हम इसको कहेंगे। ठीक है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसकी जगह पर हमने सिर्फ एफ लिख दिया तो जो है हमारे लिए मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं और हम इस फार्मूले को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब ये फार्मूला आपके लिए फाइनल हो चुका है। एफ ओ ओवर एफ ई मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला है। यहाँ पर हमारा टेलीस्कोप वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक द ह्यूमन आई की तरफ। बच्चों इनको पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको विदाउट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं एज अ पैराग्राफ, लेकिन अगर आप इसकी हेडिंग्स वगैरह बना लें तो भी आपके लिए फायदेमंद है। द ह्यूमन आई। बच्चों इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें से हमें कुछ भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, मतलब कोई शॉर्ट या एमसीक्यूज वगैरह। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। ये बिल्कुल इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैमरा की तरह है। इन प्लेस ऑफ फिल्म, वहाँ पर कैमरा में हमारे पास एक फिल्म होती है। द रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। लेकिन आई में हमारे पास क्या होती है, रेटिना। ये जो आपको एक व्हाइट कलर की लेयर नजर आ रही है ये एक्चुअली कैमरे वाले फिल्म के तौर पर ही काम करती है। द आई हैज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। बच्चों ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी पूछा जा सकता है कि हमारी आई में जो लेंस है वो कौन सा है जो वर्किंग करता है। द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना विच इज लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। ये वाली जो हमारी आई है इसने इमेज बनाना है रेटिना के ऊपर। ठीक है। और ये जो रेटिना है ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। In camera, the distance of lens from a film is adjusted for proper focus, but in the eye, the lens changes focal length. Actually, होता ये है कि जब हम कैमरे की बात करते हैं तो उसमें हमने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। मतलब हम कैमरा को या तो ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं या ऑब्जेक्ट से दूर करते हैं, या फिर एक रोटेटिंग सिस्टम होता है लेंस के लिए जो लेंस को थोड़ा बहुत रोटेट करके उसे ऑब्जेक्ट से या तो दूर करता है या ऑब्जेक्ट के करीब लेके आता है। लेकिन हमारी आई में कैसे होता है ये, हमारी आई में एक सिस्टम मौजूद है सिलेरी मसल्स का। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, हमारी आई के लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। जब आई के लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें ये जो सिलेरी मसल्स मौजूद हैं इन्होंने इस लेंस को क्या कर लेना है, स्ट्रेच कर देना या कंप्रेस। तो स्ट्रेस या कंप्रेस करने से इनका जो कर्वेचर है लेंस का वो चेंज होगा। लेंस के कर्वेचर चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब लेंस के फोकल लेंथ के चेंज होने से इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट क्या होती है, इंटर। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब इसमें से लाइट पास हो सकती है। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। आइरिस क्या है, यहाँ पर एक कलर पोर्शन मौजूद है जो कितनी लाइट इंटर होगी आई के अंदर इस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है। इट हैज अ ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड पपिल। पपिल एक ओपनिंग है जहां से लाइट, जो ओपनिंग अगर ज्यादा होगी
तो लाइट का इंट्रेंस भी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो लाइट की इंट्रेंस भी कम होगी। इन ब्राइट लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अगर बाहर रोशनी तेज हो या हमारी आंखों के सामने कोई तेज लाइट हो तो आइरिस क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइज ऑफ पपल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारे आंखों में एंटर होने वाली लाइट भी कम हो जाएगी। जब बाहर लाइट ज्यादा हो तो हम आंखों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लोज करते हैं ताकि हमारी आईज में उतनी ही लाइट आए जितनी रिक्वायर्ड है। इन ब्राइट लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज ऑफ पुपिल व्हाइल इन डिम लाइट पुपिल इज इनलार्ज। अच्छा, अब जैसा कि हमने देखा कि पहले तो लाइट ज़्यादा है, लेकिन अगर लाइट कम हो तो क्या हो सकता है, तब साइज बढ़ा दिया जाता है ताकि हमारे आंख में मैक्सिमम लाइट आ सके। ओके, द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल एंड accommodates ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। बच्चों, अकोमोडेट करने का मतलब क्या है कि खुद को हालात के मुताबिक चेंज कर लेता है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब यह है कि इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है इसके कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होने से, ठीक है, इनलार्ज होने से या स्ट्रेच होने से इसकी लेंथ क्या हो सकती है, चेंज। अच्छा, उसके बाद बच्चों फोकल लेंथ चेंज होने से इमेज की जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, और वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस का मतलब यह है कि काफ़ी दूर की चीज़ों और काफ़ी करीब की चीज़ों तक के लिए प्रॉपर इमेजेस बना सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ में जो चेंजिंग है वो बहुत ज़्यादा रेंज है उसकी, मतलब कम चेंज भी हो सकती है, ज़्यादा भी, और बहुत ही एक बड़ी रेंज होने की वजह से फिर डिफरेंट रेंज के ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज बनाया जा सकता है। ओके बच्चों, उसके बाद हम अकोमोडेशन के बारे में पढ़ते हैं। आई वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आप अकोमोडेशन को भी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अकोमोडेशन वैसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अभी हमने थोड़ा सा पहले भी अकोमोडेशन के बारे में देखा है कि लेंस का खुद को कंप्रेस या स्ट्रेच कर लेना इमेज बनाने के लिए। इसकी हम फर्दर डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बुक में मौजूद है। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। बच्चों, यही बात ध्यान में रखें कि इमेज तो बन जाता है, लेकिन अकोमोडेशन की जाती है शार्प इमेज बनाने के लिए, कि प्रॉपर इमेज बनाने के लिए। ओके, द आई हैज़ डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन टू रेटिना। ये एक आई का डिफरेंट मैकेनिज्म है जो बाकी कैमराज वगैरह से डिफरेंट है। इट्स सेलेरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर एंड दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको पता है कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है उसके कर्वेचर पर, तो अगर कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी, और इसीलिए वेरियस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो देखा जा सकेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको अकोमोडेशन के बारे में पता चला है। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि अकोमोडेशन कब की जाती है और कैसे होती है और कितनी अकोमोडेशन होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द आई, अब पहली बात हम कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है आँख से, द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस। ठीक है, अब उससे क्या होगा, अगर दूर है तो हमारी आंखों में कम लाइट आ रही होगी। टू डू दिस द सेलेरी मसल्स रिलैक्स, मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंथ। इससे लेंस का जो है कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देयर बाई इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। आपको पता है कि अगर कर्वेचर कम हो जाए तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। द रेज आर दस फोकस्ड ऑन टू द रेटिना प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई। अब बात हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है, सिलेरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर देयर बाई शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ। उसकी जो कर्वेचर से मुराद आप कह सकते हैं गोलाई, ठीक है, उसके सर्कुलर शेप में आना, वो बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट आर दस बेंट मोर। अब जो रेज हैं वो ज़्यादा बेंट होगी, ठीक है, और ज़्यादा बेंट हो जाने से क्या हो जाएगा, इमेज प्रॉपर बनेगा। मैं आपको ये दोबारा यहाँ इमेज से बता दूंगा, एक बार हम इसको स्टडी कर लें। ओके, इट इज़ लार्ज इन यंग पीपल वाइल इन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एज। ठीक है, अब ये जो हम अकोमोडेशन की बात करें, ये एज के साथ साथ इसकी एबिलिटी आँख की अकोमोडेशन वाली कम होती जाती है। डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन में बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज इन आई ग्लासेस। फिर भी अगर कोई इश्यूज रह जाते हैं, अकोमोडेशन से हट के डिफेक्ट्स आते हैं, तो हम उनको आई ग्लासेस यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अब हम अकोमोडेशन को थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं। बच्चों ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट दूर का है,
ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, उसको कर्वेचर जो है वो क्या कर दिया, कम, उससे फोकल लेंथ क्या हो गई, चेंज, और इमेज जो है प्रॉपर यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अगर क्लोज ऑब्जेक्ट है तो हम कर्वेचर क्या कर रहे हैं उसका ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा करने से फोकल लेंथ डिफरेंट हो गई और इमेज प्रॉपर बन चुका है। ठीक है, अब आपको अकोमोडेशन के दोनों केसेस का पता चल गया है और हमने उसके बारे में थ्योरी को भी पढ़ लिया। बच्चों यहाँ पर हमारा आई वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम आई के बारे में ही कुछ और चीजें पढ़ने जा रहे हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शॉर्ट में पूछी जा सकती है या फिर इसको बाकी आई के पैरामीटर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियर पॉइंट। इसके नाम से ही जाहिर है बच्चों, द नियर पॉइंट ऑफ आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये कम से कम डिस्टेंस की कंडीशन है जिस पर जो है इमेज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इससे कम डिस्टेंस पर जो है इमेज वो शार्प नहीं बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन ब्लर्ड इमेज होगा। द डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड। तो इससे कम अगर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख के सामने मौजूद होगा तो वो ब्लर होकर मिलेगा। फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s विद नॉर्मल विजन, जिसकी विजन नॉर्मल है, द नियर पॉइंट इज लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो अब आपको ये याद रखनी है वैल्यू कि कितनी होती है नियर पॉइंट की वैल्यू नॉर्मल पीपल के लिए इन द एज ऑफ 20s, वो होती है 25 सेंटीमीटर। इट इंक्रीजेस टू अबाउट 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40 पर जाकर ये 50 तक हो जाती है। मतलब आंख जो देखने की सलाहियत है नज़दीक के लिए वो कम होती जा रही है, और रफली टू 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 पर जाकर ये 500 सेंटीमीटर तक आती है। 500 से करीब वाली चीज़ें फिर हमें क्लियर नज़र नहीं आती। इसी तरह हम पढ़ते हैं फार पॉइंट के बारे में। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। अब ये कम से कम के बारे में तो हमने नियर पॉइंट के बारे में पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जिस पर हमारी रिलैक्स आई जो है वो फोकस कर सकती है वो फार पॉइंट कहलाता है। अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे सच एज द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड दस हैज़ अ फार पॉइंट लोकेटेड एट इन्फिनिटी। आपको याद रहना चाहिए कि फार पॉइंट्स कितना होता है इंसानी आँख का, इन्फिनिटी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज इन दिस सेंस। लेकिन ज़्यादातर फार पॉइंट के लिए लोगों की आइज जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब यह है कि सब के लिए फार पॉइंट सेम नहीं है, आप बस उसको इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि हमारे देखने की कौन कौन से डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी खास डिफेक्ट पर जाने के बजाय अकेले डिफेक्ट ऑफ विजन की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, हम सिर्फ डिफेक्ट ऑफ विजन, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एबिलिटी इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन। जब भी आई में कोई खराबी आ जाए और वो इमेज के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर इमेज ना बना सके तो उसको हम कहेंगे कि विजन में कोई डिफेक्ट आ गया है। ओके, अब हम थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया लेते हैं कि क्यों डिफेक्ट ऑफ विजन पैदा होता है। द डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज व्हेन द आई लेंस इज अनेबल टू accommodate effectively। जब accommodation नहीं हो सकती प्रॉपर, the images formed are therefore blurred। इसलिए तो जो इमेज होते हैं फॉर्म होते हैं वो ब्लर्ड होते हैं। बच्चों एक बात आपका ख्याल है, लेकिन ये जो डिफेक्ट है ये हम सिर्फ उसकी विजन या लेंस से रिलेटेड वाले पढ़ रहे हैं। बाकी जो मेडिकल इफेक्ट्स हैं, मसलन मसल्स में कोई इशू आ जाना या किसी वजह से कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, वो वाले डिफेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं कि इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी जो इफेक्ट्स आते हैं उनकी करेक्शन भी पढ़ेंगे और पहले हम डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है नियर साइटेडनेस। ठीक है बच्चों, नियर साइटेडनेस क्या है, इसे हम मायोपिया भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स कहते हैं ग्लासेस को
आई ग्लासेस को। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नॉन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस। बच्चों एक बात आपको ख्याल रखना है कि नियर साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें नियर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, इनको आप एक दूसरे का उल्ट कह सकते हैं। अगर नियर साइटेडनेस है तो आपको करीब नजरी, मतलब करीब की चीज़ें तो नज़र आएंगी, दूर की नहीं आएंगी। इस तरह फार साइटेडनेस है तो दूर की आएंगी, नज़दीक की नहीं आएंगी। इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। Light rays from a distant object are focused in front of retina and blurred images produce। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि अगर आई बॉल जो है वो हमारा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, लाइट रेज जो है रेटिना के पहले ही इमेज बना देंगी। ये देखें बच्चों, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले, हालांकि ये इमेज तो बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें क्या हो सका है, डिफेक्ट पैदा हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी करेक्शन की तरफ आते हैं कि इसकी हम करेक्शन कैसे करेंगे। द नियर साइडनेस कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस दैट यूजेस डाइवर्जिंग लेंस। बच्चों आपको पता होना चाहिए डाइवर्जिंग हम कहते हैं कनकेव लेंस को। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई टू ऑब्जर्वर। दिस लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द far point and are therefore focused on the retina, thus forming a sharp image। बच्चों हम देख लेते हैं कि हम कैसे लेंस को यूज़ करते हैं। ये देखें, पहले केस में इमेज नहीं बन रहा, फिर हमने एक डाइवर्जिंग लेंस बनाया, उसने क्या किया, आने वाली रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने से क्या हो गया, अब जो रिफ्रैक्शन होगी वो इस पॉइंट पर आके होगी। पहले क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन बहुत पहले हो जाती थी, अब ये रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज किया गया, तो अब जो फोकस होना है वो रेटिना के ऊपर होगा और प्रॉपर इमेज बन सकेगा। बच्चों ये तो थी हमारे पास नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब हम एक और डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है फार साइटेडनेस, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ओके, द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज का ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटेडनेस। अब हमें नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी लेकिन दूर की चीज़ें नजर आएंगी। व्हेन अ फार साइटेड आई, ऐसी आई जिसमें फार साइटनेस का इशू हो, ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक held closer than the nearer point, it shortens its focal length as much as it can। अब नज़दीक की चीज़ को देखते हुए, फोकल लेंथ से भी जो नज़दीक होगी उसको देखते हुए, अब आँख से जितना पॉसिबल हो सकेगा वो जो है शॉर्टन करेगी अपनी फोकल लेंथ को। However, even as its shortest, the focal length is longer than it should be. Therefore, the light rays from the book would be a blurred image behind the retina। इससे क्या होगा कि अब आँख फिर भी जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी, उससे क्या हो जाएगा, इमेज बिहाइंड बनेगा। ठीक है बच्चों, ये देखें यहाँ पर जितना मर्जी उसने अपने आप को चेंज किया है, फिर भी एक लिमिट तक वो चेंज कर सका है और इमेजेस नहीं बने, रेटिना के ऊपर नहीं बने, उससे बहुत पहले जाके बने हैं, बिहाइंड रेटिना बन गए। अब हो गया क्या, इससे इमेज ब्लर्ड हो जाएगा। अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं बच्चों, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने कनकेव लेंस यूज किया, ठीक है, अब हम क्या सा यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स कन्वर्जिंग। द लेंस रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। टू एन ऑब्जर्वर दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट फॉर्म अ शार्प विजुअल इमेज ऑन द रेटिना। ये देखिए बच्चों, हमने इसके सामने लेंस लगाया, इसने उसको थोड़ा सा पहले ही मोड़ दिया। एक तो आई वाले लेंस ने उसको रिफ्लेक्ट करना था, जो एक्शन लेंस है इसने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पहले ही कर दी। इससे क्या होगी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर टाइम पर होगी या प्रॉपर तरीके से होगी और प्रॉपर फोकस होगा रेटिना के ऊपर, जो कि इमेज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एक बार आपको दोबारा से ओवरऑल टॉपिक जो है वो रिव्यू कर देता हूँ। हमने आज पढ़ा टेलीस्कोप, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बच्चों ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अलग-अलग से, बाकी इनमें से जो शॉर्ट एमसीक्यूज बनने हैं वो तो बनने ही बनने हैं। सबसे पहले हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी वर्किंग पढ़ी, उसकी डायग्राम वगैरह पढ़ी, फिर हमने उसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन आई की तरफ आए, उसकी डायग्राम देखी, उसको डिटेल से पढ़ा, फिर हमने अकोमोडेशन पढ़ी और उसके तरीके पढ़े कि नज़दीक की चीज़ के लिए कैसे अकोमोडेशन होती है और दूर के लिए, फिर नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन की तरफ आए जिसमें हमारे पास नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप आज के टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप इनमें से जो चीज़ें नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए लर्निंग का तो एज इट इज़ ओवरऑल टॉपिक्स आपने लर्न करने हैं और राइटिंग के लिए आपको
सारी जो इसमें आई की डायग्राम है, जो नियर साइडनेस और फार साइडनेस की डायग्राम है, वो वाली टेलीस्कोप की डायग्राम है, ये सारी आपने ड्रा करनी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।